ये ब्रह्मास्त्र का 9वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में परिणत हो गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। लेकिन यह व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। ऋग्वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? बलि देना। ऋग्वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता बलि देना थी। ऋग्वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। उस समय के लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते थे और न ही उस समय कालीन मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है, संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है की संख्या 108 है। उपनिषद से दार्शनिक बातों के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम और नचिकेता के बीच में इस संवाद का वर्णन कठोपनिषद से में मिलता है। मिलान करना है। संस्कृति और जो बर्तन मिले हैं, मालवा से काला तथा लाल, दक्षिणी नवपाषाण से चमकीला धूसर, बुर्जहोम से धूसर और पूर्वी नवपाषाण से भूरा और लाल मिले हैं। अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण कौन है? गोपथ। अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण गोपथ हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय, कौशिकी तिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद के सतपथ तथा वाजसेन के ब्राह्मण एवं सामवेद के पंचविश या तांडव ब्राह्मण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांग में शामिल हैं। वेदांग की संख्या याद रखिएगा। वेदांग की संख्या कितने हैं? 6 हैं। जबकि वेद जब पूछेगा तो वेद की संख्या कितने हैं? 4 हैं। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष सभी शामिल हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजसूयज्ञ संपन्न समारोह, जिसमें राजा को असीमित शक्ति है। अश्वमेध यज्ञ, रथों की दौड़। वाजपेय यज्ञ, देखिए इसको देखिए ध्यान से। ए राजसूय संपन्न समारोह, जिसमें राजा को असीमित शक्ति है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? रत्न दिशा। अश्वमेध यज्ञ में रत्न दिशा। वाजपेय यज्ञ, रथों की दौड़। वाजपेय यज्ञ, रथों की दौड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण से राज्याभिषेक के अलावे सोम यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। पहला एवं 10वां मंडल की सबसे नवीन मंडल कहा गया है। दूसरा से 7वां मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहा गया है। इसे हम वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में गाय धन का आधार था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो वही उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए देखते हैं आगे। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो इस घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। परंतु जब चंद्रमा सूर्य के कुछ भागों को ही ढक पाता है तो इसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम 50वीं दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? कौन करता है? शुक्र एवं यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है।
इसीलिए दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त पूर्व में होता है। किसी कक्षा से उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो वह अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। यदि किसी कक्षा से उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है या फिर होता है तो पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमता रहेगा। दक्षिणी ध्रुव वृत्त है तो 66.5 डिग्री को साउथ को दक्षिणी को अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। हरा प्रकाश किस ग्रह का है तो नेपच्यून का। दूरदर्शी से देखने पर यूरेनस हरा रंग का दिखता है। कौन दिखता है? दूरदर्शी से देखने पर यूरेनस हरा रंग का दिखता है, इसीलिए इसे हरा रंग भी कहा जाता है। इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। हरे रंग के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण दिखता है। यदि भारत में सुबह के 11 बज रहे हैं तो लंदन में कितने बजे होंगे? 5:30 यानी सुबह हुए होंगे, क्योंकि भारत का जो समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? मृगा। ओरियन या मृग एक अन्य तारामंडल है जिसे शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग आकाश के सर्वाधिक भव्य तारामंडल में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं जिनमें से चार किसी चतुर्भुज की आकृति बनाने प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बेल्टगिज नामक तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य तीनों प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की आयु यूरेनियम काल के निर्धारण के द्वारा ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग पद्धति यूरेनियम काल के द्वारा निर्धारण की जाती है। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म व पुराने वृक्ष एवं अन्य चीजों का आयु ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की उस काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन। घूर्णन पृथ्वी के उस अपने अक्ष पर घूर्णन को कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्च होती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव पश्चिम से पूर्व दिशा में लट्टू की भांति घूमती रहती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर जब एक पूरा चक्कर लगा देती है तो एक दिन होता है, इसीलिए इस गति को पृथ्वी का दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो उनके स्थानीय समय का अंतर कितना होगा? 1 घंटा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो इस तरह से 1 घंटा हो जाएगा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? अपसौर के दौरान। देखिए अपसौर 4 जुलाई को होता है, जबकि उपसौर जब दूरी न्यूनतम होती है ये 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी परिवर्तन होते रहता है। इस क्रम में पृथ्वी और सूर्य के दोनों की कभी दूरी दूर हो जाती है तो कभी दूरी दूर हो जाती है, कभी दूरी कम हो जाती है। जब अधिक होता है तो अपसौर कहते हैं और कम होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
विधि का शासन भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत और ब्रिटेन दोनों लोकतंत्रीय देश है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा अमेरिका से ली गया है? तो मौलिक अधिकार। राज्य की नीति तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। विधि का शासन ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। कठोर संविधान दक्षिण अफ्रीका से। राज्य की नीति से तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के सरकार के बीच में मुख्यतः क्या अंतर होता है? विधायी कार्यकारी संबंध। संसाधनात्मक एवं राष्ट्रपति प्रणाली अर्थात आध्यात्मिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंतर है संसाधनात्मक शासन प्रणाली को कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि आध्यात्मिक प्रणाली में कार्यपालिका विधायक के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। साथ ही संसाधनात्मक प्रणाली में शासनाध्यक्ष एवं राष्ट्राध्यक्ष दोनों दो व्यक्ति होते हैं, जबकि आध्यात्मिक प्रणाली में दोनों एक ही व्यक्ति होता है। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारत का संविधान कैसा है? सबसे विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग हैं, जबकि वर्तमान में 465 अनुच्छेद और 25 भाग में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियां हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, जबकि सबसे बड़ा कहेगा तो भारत का। संप्रभुता का एक अनिवार्य तत्व है, कौन है? राज्य। राज्य का आवश्यक अंग जनसंख्या, सरकार, भूमि और संप्रभुता है। इसमें किसी भी प्रकार अलग कर दिया जाए तो वह राज्य नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है विकेंद्रीकरण। संघ राज्य की विशेषता शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात सत्ता का एक से अधिक केंद्र। भारतीय संविधान त्रिस्तरीय सरकार है, जो शक्ति का विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्रीकरण सरकार में राजनीतिक सत्ता एक जगह या व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित रहता है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत आध्यात्मिक शासन प्रणाली के देन है एवं प्रभुसत्ता राज्य की विशेषता होती है। लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य है लोकतंत्रीय तरीकों से समाजवाद लाना। भारत में लोकतंत्रीय समाजवाद है, जो लोकतंत्रीय तरीकों से लाया गया है। समाजवाद से तात्पर्य आय व संपत्ति का असमान वितरण को कम करना, उत्पादन में सबों को भागीदार बनाना है। कौन सा आध्यात्मिक सरकार का गुण है? तो यह लोगों को स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, यह नीतियों को शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कार्यपालक की नियम कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव समिति गठन 13 दिसंबर 1946 को, जिन्होंने 22 जनवरी 1947 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। संविधान के एक मूर्त रूप प्रदान किया गया। उसके पश्चात ही संविधान सभा की कार्यवाही आगे प्रारंभ हुई। हमारे राष्ट्रीय ध्वज स्थित एक चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? विकास का। राष्ट्रीय ध्वज का चक्र विकास का प्रतीक है, जो प्रगति को दिखलाता है। 24 चक्र तिल्ली है और उसके रंग नेवी ब्लू है। यह सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है, जबकि मूल स्तंभ में चक्रों की संख्या 32 है। मूल स्तंभ में चक्रों की संख्या 32 है, जबकि तिरंगा झंडा में 24 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता श्रीलेंस का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी उच्च आवृत्ति होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी उच्च आवृत्ति होती है। ध्वनि की प्रबलता निर्धारण करते हैं आयाम से करते हैं। ध्वनि की प्रबलता निर्धारण उसके आयाम से करते हैं। ध्वनि का अधिकतम वेग
इस्पात में होता है। किस में होता है? इस्पात में। वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1450 मीटर पर सेकेंड, कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड, भाप में 405 मीटर पर सेकेंड और लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि ध्वनि में सबसे ज़्यादा चाल किसमें होता है, यानी इस्पात से भी ज़्यादा किसमें होता है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम में होता है। 6420 मीटर प्रति सेकेंड एल्युमिनियम में होता है। ध्वनि उच्च वेग से 30 डिग्री आद्र वायु में गमन करेगी। ध्वनि का उच्चतम वेग 30 डिग्री पर आद्र वायु में गमन करती है। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होती है। माक संख्या, मैक नंबर का संबंध वायुयान के वेग से है। मैक संख्या का संबंध वायुयान के वेग से है। प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है? ध्वनि का प्रवर्तन। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनवाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत से परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल हो 17 मीटर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत प्रवर्तक सतह के न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि वे अपने द्वारा उत्पन्न प्रस्रव तरंगों की सहायता से अपने मार्गदर्शन कर पाते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि अपने द्वारा प्रस्रव तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई कुछ प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के समान तरत्व तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तरत्व क्या होगा? कम होगा। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के समान तरत्व तीक्ष्णता के सापेक्ष उसके ध्वनि का तरत्व कम होगा। यह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि का आभासी आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इसे ही डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। देखिए, एक क्षार चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात आल्पिन ऊर्ध्वाधर नहीं लटक पाते हैं क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। एक क्षार चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात आल्पिन ऊर्ध्वाधर एक सिद्ध में नहीं लटक पाते क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। सिर के सूखे बालों में करी रबर के कंघे से कंघी करने पर करकराहट की ध्वनि का कारण है छोटे छोटे विद्युत स्फुरन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के उत्पादन के लिए कच्छ वस्तु के रूप में कोक का उपयोग होता है। कोक क्या होता है? कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके बाष्पील अवयव निकल जाते हैं तथा जो अवशेष बचता है वह कोक कहलाता है। कोक में 80 से 85% कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं को निष्कर्षण में किया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में अवकारक के रूप में से ईंधन एवं इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग होता है। रबर प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। लैटेक्स में 1% एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसके फलस्वरूप रबर प्राप्त होता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल के सतह पर परत बना लेती है, वो तैरते रहती है, इसीलिए पेट्रोल का आग बुझ नहीं पाता पानी से। बहुलकी प्राकृतिक का पदार्थ नहीं है। कौन नहीं है? ग्लूकोज। बहुलकी प्राकृतिक का पदार्थ ग्लूकोज नहीं है। नायलॉन यह पहला मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण एटॉमिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, टायर, रस्सी, पैराशूट बनाने में होता है। सेलुलोज का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड के मिलाकर होता है। रेयॉन एक प्रकार का रेशा है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। रेयॉन का उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह कौन है? कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्युमिनियम। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें मोटर कारों में पेट्रोल का दहन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन है? सल्फर
ऑक्साइड। हीरा उस एक तत्व से बना है जिससे बना है कौन? ग्रेफाइट। हीरा उसी से तत्व से बना है जिससे ग्रेफाइट बना है। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिसका ग्रेफाइट बना। दोनों कार्बन के अप्रूप एलोट्रोप्स हैं। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक है। यह चीरफाड़ जैसे कार्य में इसका उपयोग होता है। श्वास के साथ इसका वाष्प लेने से बेहोशी होती है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन है? नाइट्रोजन। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने पर बने यौगिक को किस तरह के काम में लाया जा सकता है? साबुन में। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने पर बने यौगिक साबुन की तरह काम करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं। कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से होता है। H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। H2SO4 का उपयोग स्टोरेज, बैटरी, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है। यह प्रबल निर्जलीकारक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के अणु अपघटन में 38 ATP अणु का निर्माण होता है। प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड है। प्रोटीन का इकाई एमिनो एसिड है। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कौन है? तो राइबोसोम। कोश यानी सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह पावर ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। यह एटीपी को एडीपी तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में किया था। इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। यह कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रित रखता है। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? वसा। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा में संचित होता है। 1 ग्राम वसा के टूटने पर 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन का प्रयोग भूखा व्यक्ति सबसे पहले करता है। चलिए, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है उष्मा के रूप में मुक्त होती है। जलीय अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में मुक्त होता है। कार्बनिक यौगिक के विघटन से ऊर्जा उत्पादन के लिए अपचयन होता है, कैटाबोलिज्म होता है। अपचयन कैटाबोलिज्म के दौरान कार्बनिक यौगिक के विखंडन ऊर्जा उत्पादन होता है। कैटाबोलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विरल पदार्थों के रूप में परिवर्तित करता है। यह डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म पोषक तत्वों के स्वांगीकरण, एसिमिलेशन और उसमें उत्तक के निर्माण की क्रिया को उपचय कहा जाता है। यह कंस्ट्रक्टिव फेज होता है। बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया विटामिन डी की कमी से होता है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? विटामिन B12 में। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। यह मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना और मुंह में छाले पड़ना होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। यह यकृत, मांस, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करता, शरीर का भार कम होने लगता है। पीत का निर्माण यकृत में होता है, जबकि पीत जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पीत कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। निर्माण होता है कहाँ? लीवर में, लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। इस तरह से ब्रह्मास्त्र का एक प्रश्न था वरुण ग्रह को जो सबसे पहला जो एक प्रश्न था भूगोल में, वो क्वेश्चन एक गलत हो गया है। देखिए, वरुण ग्रह नेपच्यून को देखिए डिस्कशन इसमें सही लिखा हुआ, लेकिन इसका आंसर जो इसमें दिया था वो गलत दिया था।
वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। वरुण यानी नेपच्यून, नेपच्यून को हरा ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून को हरा ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। नेपच्यून को हरा ग्रह कहा जाता है, नेपच्यून को, ठीक है, याद रखिएगा, नेपच्यून। अब यहाँ देखिए यूरेनस लिख दिया है, यही गलत किया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हरा ग्रह को किसे कहा जाता है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। चलिए इस तरह से ये सेट समाप्त हुआ। धन्यवाद।